हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। हिंदी साहित्य की इस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां पर हम आचार्य शुक्ल द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास विस्तार से पढ़ रहे हैं। फ्रेंड्स, इस समय हमारा अध्ययन आधुनिक काल की नई काव्यधारा के अंतर्गत चल रहा है, जिसमें हम छायावाद के कवियों को पढ़ रहे हैं। प्रसाद जी को हम पूरा पढ़ चुके हैं और उसी के आगे अब हम सुमित्रा नंदन पंत जी को पढ़ रहे हैं। इस पुस्तक के सभी वीडियोस चैनल पर उपलब्ध हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं और अपना नोट्स वगैरह बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं आगे। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि पंत जी की जो कविता है वो कैसे उत्तरोत्तर यथार्थ विषयों को सम्मिलित करती चली गई है अपने आप में। और पंत जी की जो आरंभिक कविता थी वो व्यक्तिगत अधिक थी, जबकि जैसे जैसे उनका काव्य आगे बढ़ा है उसमें यथार्थबोध और उसके विषयों का वर्णन अधिक होने लगा है। अधिक मुखरता के साथ उन्होंने तत्कालीन विषयों को भी अपनी कविता में उठाया है। उसी के आगे से आज हम पढ़ने वाले हैं। संध्या होने पर अब कवि का ध्यान केवल प्रफुल्ल प्रसून अलस गंधभा राग रंजित और दीप्त दिगंचल तक ही नहीं रहता, वह यह भी देखता है कि बांसों का झुरमुट संध्या का झुटपुट ये नाप रहे निज घर का मग, कुछ श्रमजीवी घर डगमग डग, भारी है जीवन भारी पग। इस तरीके से उन्होंने असल जिंदगी का जो कुछ यथार्थ रहा है उसको भी अपनी कविता में पंत जी ने सम्मिलित किया है। जो पुराना पड़ गया है, अब संध्या होने पर अब कवि का ध्यान, जब संध्या का वर्णन पहले कवि करता था तो उसमें केवल प्रफुल्ल प्रसून अलस गंधवा राग रंजित और दीप दिगंचल इस प्रकार की कविता ही होती थी, इस प्रकार की व्यंजना ही होती थी। परंतु धीरे धीरे जैसे उनकी कविता आगे बढ़ी है, उन्हें बांसों के झुरमुट संध्या का जो झुटपुट है, ये नाप रहे निज घर का मग, ये जो कुछ श्रमजीवी हैं वे अपने घर की ओर लौट रहे हैं, घर जा रहे हैं। भारी है जीवन भारी पग, जिस प्रकार जीवन भारी है उनके लिए, उसी प्रकार उनके पैर भी, पग भी धीरे धीरे, थके हुए पैर, भारी पैर धीरे धीरे पड़ रहे हैं। तो इस प्रकार उन्होंने श्रमजीवियों और भी जो यथार्थ था उसको भी अपनी कविता में सम्मिलित करना प्रारंभ कर दिया था। जो पुराना पड़ गया है, जीर्ण और जर्जर हो गया है और नवजीवन सौंदर्य लेकर आने वाले युग के उपयुक्त नहीं है, उसे पंत जी बड़ी निर्ममता के साथ हटाना चाहते हैं। वह जो पुराना पड़ गया है और जीर्ण जर्जर है और जो नवजीवन का सौंदर्य है उसमें वो किसी भी काम का नहीं है, उसको पंत जी हटाना चाहते हैं। उसका संकेत यहाँ पर इन पंक्तियों में है। द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र, हे त्रस्त ध्वस्त हे शुष्क शीर्ण, हिमताप पीत मधुवात भीत, तुम वीत राग जड़ पुराचीन, झरे जाति कुल वर्ण पर्ण, झरे जाति कुल वर्ण पर्ण घन, अंध नीड़ से रूढ़ रीति क्षण। जो जीर्ण पत्र हो चुके हैं, जीर्ण शीर्ण पत्ते हैं, वो झरे, कहने का तात्पर्य ये है कि जगत से जाति कुल वर्ण ऊंच नीच ये सब झर जाए, मतलब हट जाए, और जो रूढ़ियां हैं, रीति रिवाजों में जो रूढ़ियां समाई हुई हैं वो सब हट जाएं। इस प्रकार कवि की वाणी में लोक मंगल की आशा और आकांक्षा के साथ घोर परिवर्तनवाद का स्वर भी रहा है। तो इस प्रकार लोक मंगल की कामना तो है ही, लोक मंगल की कामना और आशा के साथ ही साथ परिवर्तनवाद का भी आग्रह कवि के स्वर में रहा है। गत युग के अवशेषों को ध्वस्त करने का अत्यंत रौद्र आग्रह प्रकट किया गया है कि जो गत युग है, जो युग बीत चुका है, उसके अवशेषों को ध्वस्त करने का भी आग्रह कवि ने इन पंक्तियों में प्रकट किया है। गर्जन कर मानव केसरी, प्रखर नखर नव जीवन की लालसा गड़ाकर, छिन्न भिन्न कर दे गत युग के शब को दुर्धर। इस प्रकार जो युग बीत चुका है उसके जो अवशेष हैं उनको भी नष्ट करने की बात कही गई है। ये सभी पंक्तियां पंत जी की इम्पोर्टेंट हैं। ऐसे स्थलों को देखिए संदेह हो सकता है कि कवि अपनी वाणी को लेकर आंदोलनों के पीछे लगा रहा है या अपनी अनुभूति की प्रेरणा से परिचालित रहा है। इस प्रकार की पंक्तियां देखकर ऐसा संदेह हो सकता है कि कवि आंदोलनों के पीछे लगा रहा हो, आंदोलनों से जुड़ा रहा हो या अपनी आंतरिक अनुभूति की प्रेरणा से परिचालित हो। आशा है कि पंत जी अपनी लोक मंगल भावना को ऐसे स्वाभाविक मर्म पथ पर ले चलेंगे जहां इस प्रकार के संदेह का अवसर न होगा। अब शुक्ल जी कहते हैं कि आशा है पंत जी अपनी जो काव्य साधना है उसको
मंगल भावना के ऐसे स्वाभाविक पथ पर ले जाएंगे जहां इस प्रकार के संदेह करने की गुंजाइश ना रहे और अवसर ना रहे। युगांत में नर जीवन की वर्तमान दशा की अनुभूति ही सर्वत्र नहीं है। हृदय की नित्य और स्थायी वृत्तियों की व्यंजना भी कल्पना की पूरी रमणीयता के साथ कई रचनाओं में मिलती है। युगांत जो है इनकी रचना, इसमें नर जीवन की वर्तमान दशा की अनुभूति तो है ही, तो ऐसा नहीं है कि यही सर्वत्र है। हृदय की नित्य स्थायी वृत्तियों की भी व्यंजना है, हृदय की जो वृत्तियां हैं उनकी भी व्यंजना की गई है, कल्पना की पूरी रमणीयता के साथ विद्यमान है। सबसे ध्यान देने की बात यह है कि वाद की लपेट से अपनी वाणी को कवि ने एक प्रकार से मुक्त कर लिया है। सबसे ध्यान देने की बात यहाँ पर क्या थी कि वाद की जो लपेट थी उससे कवि ने खुद को अलग कर लिया था। चित्र भाषा और लाक्षणिक वैचित्र के अनावश्यक प्रदर्शन की वह प्रवृत्ति अब नहीं है जो भाषा और अर्थ की स्वाभाविक गति में बाधक हो। छायावाद में बंधकर जब उसी की शैली में रचना पंत जी कर रहे थे तो इसमें इनकी भाषा में लाक्षणिक वैचित्र का अनावश्यक प्रदर्शन दिखता था, जो अब नहीं दिखता है। उस वाद से इन्होंने अपने को अलग कर लिया था। संध्या, खद्योत, तितली, शुक इत्यादि रचनाओं में जो रमणीय कल्पनाएं हैं उनमें दूसरे के हृदय में ढलने की पूरी द्रवणशीलता है। संध्या, खद्योत, तितली, शुक इत्यादि जो कविताएं हैं, रचनाएं हैं, इनमें बहुत सुंदर रमणीय कल्पनाएं की गई हैं जो दूसरों के हृदय में उतर सकती हैं, दूसरों को हृदय को द्रवित कर सकती हैं, मोह सकती हैं। तितली के प्रति यह संबोधन लीजिए। तितली के प्रति यह संबोधन वाली पंक्तियां शुक्ल जी ने यहाँ पर दी हैं। प्रिय तितली फूल सी ही फूली, तुम किस सुख में हो रही डोल, क्यों फूलों से ली अनिल कुसुम, तुमने मन के मधु की मिठास। हवा में उड़ती रंग बिरंगी तितलियों के लिए अनिल कुसुम शब्द की रमणीयता सबका हृदय स्वीकार करेगा। इसी प्रकार खद्योत के सहसा चमक उठने पर ये कैसी सीधी सादी सुंदर भावना है। अंधियाली घाटी में सहसा हरित स्फुलिंग सदृश फूटा वह। ये खद्योत, शुक, तितली आदि युगांत में संकलित रचनाएं हैं। युगवाणी में तो वर्तमान जगत में सामाजिक व्यवस्था के संबंध में प्रायः जितने वाद, जितने आंदोलन उठे हैं, सबका समावेश किया गया है। युगवाणी का विषय क्या है? अब यहाँ पर युगांत में पंत जी ने यथार्थ विषयों को सम्मिलित किया था। साथ ही साथ ऐसी रचनाएं भी थी जिसमें सुंदर कल्पना का समावेश भी था, कल्पना की सुंदरता भी समाहित थी। और युगवाणी में उन्होंने वर्तमान जगत में सामाजिक व्यवस्था के संबंध में जितने वाद, जितने आंदोलन उठे हैं, सबका समावेश किया गया है। जितने वाद, आंदोलन सामाजिक व्यवस्था के प्रति उठे हैं, उनका समावेश पंत की किस रचना में है? तो ये युगवाणी में है। इस नानावादों के संबंध में अच्छा तो ये होता कि उसके नामों का निर्देश न करके उनके भीतर जो जीवन का सत्यांश है उसका मार्मिक रूप सामने रख दिया जाता। वादों के संबंध में क्या सही था कि इनके नामों का निर्देश न किया जाता, बल्कि उनके भीतर जो सत्यांश है, जो जीवन का अंश, जीवन का सत्य छिपा है, उसको सामने लाया जाता। ऐसा न होने से जहाँ इन वादों के नाम आए हैं वहाँ कवि का अपना रूप छिपा सा लगता है। इन वादों को लेकर चले हुए आंदोलन में कवि को मानवता के नूतन विकास का आभास दिखाई पड़ता है। वर्तमान पाश्चात्य साहित्य क्षेत्र की एक रूढ़ी वर्शिप ऑफ द फ्यूचर के मेल में है। इन वादों को लेकर चले हुए आंदोलन में कवि को मानवता के नूतन विकास का आभास मिलता है, जो वाद उस समय चल रहे थे। अतः लोक के भावी स्वरूप के सुंदर चित्र के प्रति व्यंजित ललक या प्रेम को कोई चाहे तो उपयोगिता की दृष्टि से कल्पित एक आदर्श भाव का उदाहरण मात्र कह सकता है। अतः लोक के भावी स्वरूप के सुंदर चित्र के प्रति व्यंजित ललक या प्रेम को अगर कोई चाहे तो उपयोगिता की दृष्टि से कल्पित एक आदर्श भाव का उदाहरण मात्र कह सकता है। इसी प्रकार अतीत के सारे अवशेषों को सर्वथा ध्वस्त देखने की रोषपूर्ण आकुलता का स्थान भी मनुष्य की स्थायी अंतः प्रकृति के बीच कहीं मिलेगा, इसमें संदेह है। इसी प्रकार जो जितने अतीत के अवशेष हैं उनको बिल्कुल पूरी तरह से ध्वस्त करने की जो रोषपूर्ण आकुलता उनकी पंक्तियों में है, उसका स्थान भी जो मनुष्य की अंतः प्रकृति है उसके बीच शायद ही मिले। बात यह कि इस प्रकार के भाव वर्तमान की विषम स्थिति से क्षुब्ध कर्म में तत्पर मन के भाव हैं। ये भाव इस प्रकार के कैसे भाव हैं? जो तत्कालीन वर्तमान की विषम स्थिति थी उससे क्षुब्ध
कर्म में तत्पर जो मन है उनके भाव हैं। ये कर्म काल के भीतर जगे रहते हैं। कर्म में रत मनुष्य के मन में सफलता की आशा, अनुमित भविष्य के प्रति प्रबल अभिलाष, बाधक वस्तुओं के प्रति रोष आदि का संचार होता है। जो कर्म में रत मनुष्य होता है उसके मन में सफलता की आशा, अनुमित जो भविष्य उसका होता है, अनुमानित उसके प्रति प्रबल अभिलाषा होती है, बाधक वस्तुओं के प्रति रोष भी होता है। ये व्यवहारिक है। इस प्रकार के भाव व्यवहारिक हैं, अर्थ साधना की प्रक्रिया से संबंध रखते हैं और कर्म क्षेत्र में उपयोगी माने जाते हैं। पंत जी ने वर्तमान को जगत का कर्म काल मानकर उसके अनुकूल भावों का स्वरूप सामने रखा है। अब ये वर्तमान की जो स्थितियों के भाव पंत जी ने सामने क्यों रखे हैं, इसलिए कि वर्तमान को जगत का कर्म काल माना है पंत जी ने, इसीलिए उसके अनुकूल भावों को कविता में समाहित किया है। सारांश ये है कि जिस मन के भीतर कवि ने इन भावों का अवस्थान किया है वह कर्म का मन है, और इन भावों का समावेश जिस के भीतर किया है वो मन कौन सा है, वो कर्म का मन है, अर्थात कर्म में तत्पर मनुष्य का मन है, मानव का मन है। इस रूप में कवि यदि लोक कर्म में प्रवृत्त नहीं तो कम से कम कर्म क्षेत्र में उतरे हुए लोगों के साथ चलता दिखाई पड़ रहा है। इस रूप में कवि लोक कर्म में प्रवृत्त नहीं है तो कम से कम जो लोग लोक कर्म में प्रवृत्त हैं, कर्म क्षेत्र में उतरे हैं, उनके साथ साथ चलता तो दिखाई पड़ ही रहा है। स्वतंत्र दृष्टा का रूप उसका नहीं रह गया है। वो स्वतंत्र रूप से केवल दृष्टा मात्र नहीं है, जो कर्म क्षेत्र में कर्मशील जो मनुष्य हैं उनके साथ साथ चलता दिखाई दे रहा है। उसका तो सामूहिकता ही निजत्व धन है। उसका तो सामूहिकता ही निजत्व धन है। सामूहिक धारा जिधर जिधर चल रही है उधर उधर उसका स्वर भी मिला सुनाई पड़ रहा है। जिधर जिधर समाज की सामूहिक धारा जा रही है उधर उधर उसका स्वर भी सुनाई पड़ रहा है। वहीं वह गत संस्कृति के गरल धनपतियों के अंतिम क्षण बता रहा है। गत संस्कृति के गरल धनपतियों के अंतिम क्षण बता रहा है। कहीं मध्य वर्ग को संस्कृति का दास और उच्च वर्ग की सुविधा का शास्त्रोक्त प्रचारक तथा श्रमजीवियों को लोक क्रांति का अग्रदूत और नव्य सभ्यता का उन्नायक कह रहा है। मध्य वर्ग को संस्कृति का दास और उच्च वर्ग की सुविधा का शास्त्रोक्त प्रचारक किसने कहा है? पंत जी ने। श्रमजीवियों को लोक क्रांति का अग्रदूत और नव्य सभ्यता का उन्नायक इन्होंने अपनी कविता में कहा है। और कहीं पुरुषों के अत्याचार से पीड़ित स्त्री जाति की दशा सूचित कर रहा है। और कवि ने पुरुषों के अत्याचार से प्रताड़ित स्त्री जाति की भी दशा को अपनी कविता में सूचित किया है। पशुबल से कर जन शासित जीवन के उपकरण सदस्य, नारी भी कर ली अधिकृत, अपने ही भीतर छिप छिप जग से हो गई तिरोहित। पंत जी ने समाजवाद के प्रति भी रुचि दिखाई है और गांधीवाद के प्रति भी। इन्होंने समाजवाद और गांधीवाद दोनों के प्रति रुचि दिखाई है। ऐसा प्रतीत होता है कि लोक व्यवस्था के रूप में तो समाजवाद की बातें उन्हें पसंद हैं और व्यक्तिगत लोक व्यवस्था के रूप में इन्हें समाज की बातें पसंद हैं और व्यक्तिगत साधना के लिए गांधीवाद की बातें। इनको व्यक्तिगत साधना के लिए गांधीवाद की बातें और लोक व्यवस्था के रूप में समाजवाद पसंद है। कवि की दृष्टि में सब जीवों के प्रति आत्मभाव ही जीवन जगत की मनुष्यत्व में परिणत है। कवि की दृष्टि में सब जीवों के प्रति, विश्व के सभी जीवों के प्रति आत्मभाव ही जीवन जगत की मनुष्यत्व में परिणत है। अगर सभी जीवों के प्रति आत्मभाव हो जाएगा तभी मनुष्यत्व में जीवन जगत की परिणति होगी। मनुष्य की अपूर्णता ही उसकी शोभा है। दुर्बलताओं से शोभित मनुष्यत्व सुरत्व से दुर्लभ है। दुर्बलताओं से शोभित मनुष्य अर्थात मनुष्य जो है अपनी अपूर्णताओं में ही शोभा पाता है। दुर्बलताओं से शोभित जो मनुष्यत्व है वह सुरत्व से दुर्लभ है। सुरत्व देवत्व जो है उससे दुर्लभ है। दुर्बलताओं से शोभित मनुष्य उससे श्रेष्ठ कहा गया है। पूर्ण सत्य और असीम को ही श्रद्धा के लिए ग्रहण करने के फेर में रहना सभ्यता की बड़ी भारी व्याधि है। पूर्ण सत्य और असीम को ही श्रद्धा के लिए ग्रहण करना सभ्यता के लिए बड़ी भारी व्याधि है। सीमाओं के द्वारा वे रेखाओं से मंगल विधायक आदर्श बनकर खड़े होते हैं। सीमाओं के द्वारा वे रेखाओं से मंगल विधायक आदर्श बनकर खड़े होते हैं। मानवपन में दोष है पर उन्हीं दोषों की रगड़ खाकर वह मचता है, शुद्ध होता है। मानव में जो दोष हैं, मानवपन में जो दोष हैं, उन्हीं दोषों की रगड़ खा खाकर मनुष्य मचता जा रहा है। मानवता मचती जाती है, शुद्ध होती जाती है।
व्याधि सभ्यता की है निश्चित पूर्ण सत्य काम का पूजन। प्राणहीन वह कला नहीं जिसमें अपूर्णता शोभन। सीमाएं आदर्श सकल सीमा विहीन यह जीवन। दोषों से ही दोष शुद्ध है मिट्टी का मानवपन। दोषों से ही दोष की शुद्धि होती है, मिट्टी का मानवपन है। मानवपन में उसके दोषों से ही रगड़कर उसमें शुद्धता आती है। समाजवाद की बातें कवि ने ग्रहण की हैं पर अपना चिंतन स्वतंत्र रखा है। समाजवाद की बातें तो अवश्य ग्रहण की हैं पर चिंतन उनका अपना है, स्वतंत्र है। समाजवाद और संघवाद के साथ लगा हुआ संकीर्ण भौतिकवाद उसे इष्ट नहीं। समाजवाद और संघवाद के साथ मिला हुआ जो संकीर्ण भौतिकवाद है वह उन्हें इष्ट नहीं है, वह वे नहीं चाहते हैं। परमार्थिक दृष्टि से वह परात्परवादी हैं। आत्मा और भूतों के बीच संबंध स्थापित करने वाला तत्व वह दोनों से परे बताता है। पारमार्थिक दृष्टि से वह परात्परवादी हैं। आत्मा और भूतों में स्थापित करता कौन सा तत्व, आत्मा और भूतों के बीच संबंध स्थापित करने वाला वह तत्व है, वह इन दोनों से परे है। कोई अलग तत्व है जो इन दोनों में संबंध स्थापित करता है, वही यहाँ पर पंत जी कहते हैं। आत्मा और भूतों में स्थापित करता कौन समत्व, बहिरंतर आत्मा भूतों से है अतीत वह तत्व। भौतिकता आध्यात्मिकता केवल उसके दो कूल, व्यक्त विश्व से स्थूल सूक्ष्म से परे सत्य के मूल। भौतिकता और आध्यात्मिकता ये दोनों उस तत्व के दो किनारे हैं, दो कूल हैं, और इनमें संबंध स्थापित करने वाला कोई अलग तत्व है। ये परात्पर भाव कवि की वर्तमान काल की यहाँ तक में है, ये दूसरी बात है। पंत जी परात्परवादी थे, अर्थात ब्रह्मवादी थे, परम सत्ता को स्वीकार करने वाले थे। ये परात्पर भाव, यह सर्वश्रेष्ठ ईश्वर को सर्वश्रेष्ठ मानने वाला यह भाव कवि की वर्तमान काव्य दृष्टि से कहाँ तक मेल खाता है, ये दूसरी बात है। परात्पर भाव अर्थात परात्पर अर्थात जिससे परे कोई दूसरा ना हो, जो सर्वोपरि हो, अर्थात ईश्वर। पर जब हम देखते हैं कि उठे हुए सामाजिक आंदोलन प्रायः एकांगदर्शी होते हैं, एक सीमा से दूसरी सीमा की ओर उन्मुख होते हैं, तब उनके द्वारा आगामी भाव संस्कृति की जो हरियाली कवि को सूझ रही है वह निराधार सी लगती है। जब हम देखते हैं कि सामाजिक आंदोलन जो है वो एकांगदर्शी होते हैं, एक सीमा से दूसरी सीमा की ओर उन्मुख होते हैं, जो आंदोलन होते हैं एकांगदर्शी होते हैं, एक पक्ष को ही देखने वाले होते हैं, एकांगदर्शी होते हैं। आगामी भाव संस्कृति की जो हरियाली कवि इनके द्वारा देखता है, इनके आधार पर देखता है, कवि को सूझ रही है, वह निराधार सी लगती है। इससे हम तो यही चाहेंगे कि पंत जी आंदोलनों की लपेट से अलग रहकर जीवन के नित्य और प्रकृति स्वरूप को लेकर चलें। किसी भी आंदोलन, कोई भी आंदोलन सिर्फ केवल अपने पक्ष को लेकर चलता है, तो एक पक्ष को ना देखकर इन आंदोलनों से दूर रहकर पंत जी नित्य और प्रकृति स्वरूप को लेकर चलें और उसके भीतर लोक मंगल की भावना का अवस्थान करें। शुक्ल जी का यही कहना है। जो कुछ हो यह देखकर प्रसन्नता होती है कि छायावाद के बंधे घेरे से निकलकर पंत जी ने जगत की विस्तृत अर्थभूमि पर स्वाभाविक स्वच्छंदता के साथ विचरने का साहस दिखाया। कुछ भी हो, परंतु यहाँ पर शुक्ल जी पंत जी की प्रशंसा करते हैं कि वो एक जो बंधा बंधाया छायावाद का घेरा था, उस वाद से निकलकर वे आगे बढ़े और जगत की विस्तृत अर्थभूमि पर स्वच्छंदता के साथ विचरने का, स्वतंत्र रूप से कविता करने का उन्होंने जो साहस किया वो सराहनीय है। सामने खुले हुए रूपात्मक व्यक्त जगत से ही भावनाएं प्राप्त होती हैं। जो सामने खुला हुआ रूपात्मक व्यक्त जगत है, यहीं से हमें भावनाएं प्राप्त होती हैं, काव्य के लिए सामग्री प्राप्त होती है, ये कहना चाहिए। रूप ही उर में मधुर भाव बन जाता है, और ये जो इसका रूप है जगत का, किसी भी प्रकार का हो, सम या विषम, यही रूप हमें प्रेरणा देता है, यही रूप भाव बन जाता है। इस रूप सत्य का साक्षात्कार कवि ने किया है, और इस रूप सत्य का साक्षात्कार कवि ने किया है जब वह इस वाद से अलग हुए हैं। युगवाणी में नर जीवन पर ही विशेष रूप से दृष्टि जमी रहने के कारण कवि के सामने प्रकृति का वह रूप भी आया है जिसमें मनुष्य को लड़ना पड़ा है। युगवाणी में इन्होंने नर जीवन पर ही विशेष दृष्टि रखी है। अपनी कौन सी रचना में पंत जी ने नर जीवन पर ही विशेष रूप से दृष्टि रखी है, वह है युगवाणी। और युगवाणी में प्रकृति का इन्होंने वह रूप भी वर्णित किया है जिसमें मनुष्य को लड़ना पड़ता है।
जिसमें मनुष्य को संघर्ष करना पड़ता है। बहनी बाढ़ उल्का झंझा की भीषण भूपर, कैसे रह सकता है कोमल मनुज कलेवर। जो प्रकृति है उसका ये भी रूप है, इससे मनुष्य को संघर्ष करना पड़ता है। युगवाणी में पंत जी ने यह भी वर्णित किया है। मानवता के व्यापक संबंध की अनुभूति के प्रभाव से दो लड़के में कवि को पासी के दो नंग धड़ंगे बच्चे प्यारे लगते हैं। दो लड़के नामक रचना में मानवता के व्यापक संबंध की अनुभूति पंत जी ने की है, जिसमें उनको पासी के दो नंग धड़ंगे बच्चे प्यारे लगते हैं। तो उन्होंने इस प्रकार वर्णित किया है। जल्दी से टीले के नीचे उधर उतर कर हैं चुन ले जाते कूड़े से निधियां सुंदर। सिगरेट के खाली डिब्बे पन्नी चमकीली, फीतों के टुकड़े तस्वीरें नीली पीली। कूड़े से जल्दी जल्दी अपने मतलब की चीजें चुन लेते हैं। यहाँ पर इनके प्रति सहानुभूति और प्रेम दिखाकर इन लड़कों के प्रति, मानवता के प्रति अपनी जो व्यापक अनुभूति है उसको प्रकट किया है। किंतु नर क्षेत्र के भीतर पंत जी की दृष्टि इतनी नहीं बंध गई है कि चराचर के साथ अधिक व्यापक संबंध की अनुभूति मंद पड़ गई हो। नर क्षेत्र के भीतर पंत जी की दृष्टि इतनी नहीं बंधी है कि चराचर के साथ अधिक व्यापक संबंध की अनुभूति मंद पड़ गई हो। नर क्षेत्र का अधिक वर्णन किया है, तो ऐसा नहीं है कि जो चराचर जगत है उससे व्यापक संबंध के प्रति उनकी अनुभूति या दृष्टि मंद पड़ गई हो। युगवाणी में हम देखते हैं कि हमारे जीवन पथ के चारों ओर पड़ने वाली प्रकृति की साधारण छोटी से छोटी वस्तुओं को भी कवि ने कुछ अपनेपन के साथ देखा है। युगवाणी में पंत जी ने जीवन पथ के चारों ओर जो प्रकृति की साधारण छोटी छोटी चीजें हैं उनको भी अपनेपन के साथ देखा है। समस्त पृथ्वी पर निर्भय विचरण करती जीवन की अक्षय चिंगी चींटी अत्यंत कल्पनापूर्ण वर्णन हमें मिलता है। जो समस्त पृथ्वी पर निर्भय विचरण करती है, जो अक्षय चिंगी चींटी अर्थात चींटी का भी अत्यंत कल्पनापूर्ण वर्णन पंत जी ने किया है। कवि के हृदय प्रसार का सबसे सुंदर प्रमाण हमें दो मित्र में मिलता है। दो मित्र नामक जो रचना है उसमें कवि के हृदय का प्रसार हमें दिखाई पड़ता है, जहां उसने एक टीले पर पास खड़े चिलबिल के दो पेड़ों को बड़ी मार्मिकता के साथ दो मित्रों के रूप में देखा है। चिलबिल के दो पेड़ हैं, उनको बड़ी मानवता के साथ ऐसे देखा है मानो वे दो मित्र हों। यहाँ पे चिलबिल के पेड़ों की इन्होंने मित्रों से तुलना की है। उस निर्जन टीले पर दोनों चिलबिल एक दूसरे से मिले मित्रों से हैं खड़े, मौन मनोहर दोनों पादप सह वर्षा तक हुए साथ हो बड़े दीर्घ सुदृढ़तर। शहद चाटने वालों और गुलाब की रूह सूंघने वालों को चाहे इसमें कुछ न मिले, पर हमें तो इसके भीतर चराचर के साथ मनुष्य के संबंध की बड़ी प्यारी भावना मिलती है। चराचर के साथ मनुष्य का क्या संबंध है उसकी बड़ी प्यारी भावना इसमें मिलती है। झंझा में नीम का चित्रण भी बड़ी स्वाभाविक पद्धति पर है। झंझा में नीम जो है रचना उसका भी स्वाभाविक चित्रण हुआ है। पंत जी को छायावाद और रहस्यवाद से निकलकर स्वाभाविक स्वच्छंदता ट्रू रोमांटिसिज्म की ओर बढ़ते देख हमें अवश्य संतोष होता है। पंत जी को छायावाद और रहस्यवाद दोनों से निकलकर स्वाभाविक स्वच्छंदता के मार्ग पर चलते देख शुक्ल जी कहते हैं कि हमें संतोष होता है कि इनकी प्रतिभा अधिक मुखर हो पाई, किसी वाद में न बंधकर रचना करने से इनकी कविता और मुखर हो पाई है। तो इसमें पंत जी का वर्णन यहीं तक है। इससे आगे हम पढ़ेंगे श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को। तो आज यहीं तक, अगले वीडियो में हम निराला जी को पढ़ेंगे। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि इसी प्रकार के अध्ययन संबंधी वीडियोज़ आपको आगे भी मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। स्वस्थ रहिए और मन लगाकर पढ़ते रहिए।